वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर, जब से हमने आयुर्वेद के बारे में इतनी बातें सुनी आपके द्वारा, तब से हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हम आयुर्वेद को और विस्तार से जानें, उसके लाभ, उसकी उत्पत्ति और आयुर्वेद हमारे पास कहाँ से आया, कब आया, इसकी जानकारी कृपया आप हमें दें। आयुर्वेद ये बहुत प्राचीनतम शास्त्र है और इसकी उत्पत्ति नहीं, इसको ब्रह्मदेव ने याद किया है, रट लिया भी नहीं, उसने उसको याद किया। उसकी जो लाइन है, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषोवेदम, ऐसा कहा गया है, यानी ब्रह्मदेव को भी जिसका स्मरण हो गया वो आयुर्वेद ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को दिया। आयुर्वेद का अवतरण जो कहा गया है वो वेदों का निचोड़ है। वेदों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान अश्विनी कुमार को दिया। ये अश्विनी कुमार दो है, ये जुड़वे भाई है और वो देवताओं के वैद्य कहे गए हैं। तो इनके पास वो सब ज्ञान आ गया। अश्विनी कुमार ने ये सब अपना ज्ञान जो था वो देवाधिराज इंद्रदेव जो है उनको दिया, क्योंकि वो देवों के अधिपति, देवों के महाराजा थे, इसलिए ये सब ज्ञान इंद्र के पास आ गया। और भगवान इंद्र ने ये ज्ञान आत्रेय, भारद्वाज, ऐसे कई ऋषि मुनि जब उनसे मिलने गए तब ये ज्ञान उन्होंने इन ऋषियों को दे दिया। और ये ऋषि जब अपने अपने घर पहुँचे तब उन्होंने ये ज्ञान, उनको जो समझ में आया वो ज्ञान अपने शिष्यों को देना चालू किया। इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। आयुर्वेद का अवतरण जो है वो गुरु शिष्यों के संवाद से चालू हो गया है। जैसे ब्रह्मदेव ने दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार ने इंद्र से आगे सब ऋषि, और अष्टांग आयुर्वेद जो कहा गया है, इन ऋषियों ने उसमें से एक एक अंग को ग्रहण किया और उसका विस्तृत अध्ययन करना चालू किया। गुरु ने जो अध्ययन किया, उनके शिष्य उनसे वार्तालाप करते थे, कई प्रश्न पूछते थे और गुरु उनके जवाब देते थे। तो कई शिष्य है वो उन सवाल जवाबों को लिख लेते थे। जैसे चरक ऋषि है, अग्निवेश ऋषि है, उनका जो संवाद है वो चरक संवाद ऐसा प्रस्थापित हो गया। और उनमें जो आयुर्वेद के बारे में लिखा है वो हमें अभी तक यहाँ की जो परंपरा चालू है वो वैसे ही आयुर्वेद महाविद्यालयों में बढ़ गई और बाद में हम तक आ पहुँचे। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये ज्ञान आगे की पीढ़ी को जाए, इसलिए उसको वैसे के वैसा नेक्स्ट जनरेशन में देना चाहिए। इसको बोलते हैं ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। और ये ज्ञान जो था ये गुरुकुल पद्धति से सिखाया जाता था। जैसे भारद्वाज ऋषि है, उनका एक आश्रम था, उनके आश्रम में कई सारे विद्यार्थी थे, तो वो आयुर्वेद सीखने के लिए वहाँ आते थे और वो ज्ञान सीखकर वो चले जाते थे। वो अपने अपने घर जाएंगे तो वहाँ पे वो अपना खुद का गुरुकुल चालू करेंगे। उस गुरुकुल में उनके शिष्य आ जाएंगे और वो परंपरा आगे चलती गई। ये कौन कौन सी परंपराएं हैं जो ऋषियों ने अपने शिष्यों को दी है? ऐसी बहुत सारी परंपरा है। जैसी काया चिकित्सा की एक परंपरा है, अग्नि चिकित्सा, काया चिकित्सा यानी अग्नि चिकित्सा की एक परंपरा है। दूसरी है शल्य परंपरा है। तीसरी है शालाक्य परंपरा है। चौथी है ग्रह शास्त्र परंपरा है, जिसको हम ज्योतिष विद्या कहते हैं। और एक है उसमें बच्चों की परवरिश कैसी होती है, गर्भधारणा कैसे होती है, आगे जाके उस प्रसूता की देखभाल कैसी करनी है, इनकी जानकारी है। काश्यप ऋषि जो थे उन्होंने अपनी परंपरा ये स्त्री और बाल रोग में पूरी की और उनकी अलग परंपरा चालू हो गई। दूसरी एक परंपरा है जरा यानी वृद्धत्व न आने के लिए क्या करना चाहिए, वो एक परंपरा चालू हो गई। दूसरी एक है रसायन चिकित्सा, यानी मैं 100 बरस तक कैसे जवान रह सकता हूँ, इसके बारे में जो जानकारी है वो रसायन अध्याय में कही गई है। ये रसायन चिकित्सक थे। या दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो
जो हमारे अगल बगल में जो धातु है, पेड़ पौधे हैं, उनका चिकित्सा स्वरूप में मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या लोहे से सोना कैसे बना सकता हूँ, इसकी एक परंपरा भी चालू है। उसको रसायन चिकित्सक कहते हैं। धातुओं का रूपांतर सोने में करना या पारद का रूपांतर सोने में करना, या ऐसी परंपराएं बहुत थी। उसमें सिद्ध नागार्जुन करके रसायन शास्त्रज्ञ हमारे यहाँ होके गए, तो उन्होंने ये परंपरा को आगे फैलाया। तो ये परंपरा से हमें पूरी रसायन चिकित्सा जो है, यानी आयुर्वेदीय केमिस्ट्री ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, उसमें कौन सी द्रव्यों की भावना देनी है, उसका खरल कैसे करना है, कितनी देर तक उसको खरल करते रहना है, ये सब जानकारी उसमें है। इसको रसायन चिकित्सा कहा है। पर गुरुवर जरा तो आएगी, आने ही वाली है। लेकिन वो पहले काल में ऐसा होता था कि 100 बरस तक जीने की मनुष्य इच्छा थी। अभी आज के ज़माने में 100 बरस तक, अरे यार कहाँ से पंगा ले रहे हैं, 100 बरस क्यों करे, क्यों चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, ऐसे सब कहते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जीने से भरोसा उठ गया है। 100 बरस की ज़िंदगी किसी को चाहिए ही नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही है, जो अब डिसीज़ बढ़ गए हैं, उस डिसीज़ में जो हमें आनंद मिलने वाला था वो सब ख़त्म हो गया, और दवा चालू हो गई, परहेज चालू हो गया, वो डॉक्टर के साथ वार्तालाप चालू हो गया, और डॉक्टर उल्टा पुल्टा बता देता है, एडमिट करवाता है, 14-14 दिन क्वारंटाइन रखना पड़ता है। ये सब झमेले में हमें नहीं जाना है, हमें कैसे मस्त जीना है। ये जो ज़िंदगी है, इसको और 100 बरस तक आनंदमय जीवन जो बिताना है, इसके लिए आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए ये सब परंपरा चालू हो गई। पहले ज़माने में 100 बरस की ज़िंदगी हाँ यूँ ही चली जाती थी, लेकिन अभी 100 बरस की ज़िंदगी भी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा पत्थर जो है वो दवाओं का है और परहेज का है। आयुर्वेद में कहीं भी ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा बताया ही नहीं है। सब खा सकते हो, सब चीज़ें खा सकते हो, सब जो चल रहा है झमेला सुबह से उठकर रात तक, वो सब खाने के लिए चल रहा है। तो कहीं भी, लेकिन जो खाना है वो आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके डिसीज़ के हिसाब से आपको लेना चाहिए, ऐसा ग्रंथकारों ने कह दिया है। जरा तो आने ही वाली है, वृद्धत्व तो आने ही वाला है। यहाँ कोई अमरत्व का पट्टा लेके पैदा नहीं हुआ है। भगवान राम चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, सब दशावतार जो भगवान के हो गए, उन्होंने भी अपना अवतार समाप्त कर लिया है। तो हम किस झाड़ की पत्ती है? लेकिन जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरह से और निरोगी, दीर्घायु और बिना व्याधि होनी चाहिए, उसमें आनंद मिलना चाहिए। इसीलिए ज़िंदगी है, और इसीलिए 100 बरस की ज़िंदगी है। और जरा तो आने ही वाली है, लेकिन जरा जब आती है, यानी वृद्धत्व आता है, तो मेरे ऊपर शरीर पर उसका प्रभाव दिखने लगता है। जैसे मेरे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पे या स्किन पे झुर्रियाँ दिखने को मिलती है, आँख की रोशनी कम कम होती जाती है, सुनाई नहीं देता। ये सब वृद्धत्व की निशानी हम कैसे टाल सकते हैं या उसको कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इसकी चिकित्सा कही गई है। इसमें कई ऋषियों ने इस पर काम किया है। हमारे च्यवन ऋषि जो थे, इन्होंने इसके ऊपर काम किया, और ये वृद्धत्व न आने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, और वो उन्होंने जो प्रयोग किया, जो दवाई बनाई, उसका नाम च्यवनप्राश ऐसे रख दिया। तो ये वृद्धत्व न आने की दवा है। ये टॉनिक, हम आज कहते हैं उसको टॉनिक, लेकिन ये टॉनिक नहीं है, ये रसायन द्रव्य है। पूरे शरीर को अंदर से बदल देता है। आपके जैसे अभी संतूर की जाहिरात आप देख रहे हो वो उम्र का पता ही नहीं चलता, ये है रसायन चिकित्सा। वो उन्होंने, संतूर वालों ने उसका फ़ायदा उठा लिया, और पीढ़ी से लेकर वो जवान वैसे ही दिखती गई, वो बात अलग है। लेकिन ये जो थीम है उसमें, ये जरा की थीम है। जरा न आए और 100 बरस की आनंदमय ज़िंदगी जीनी है, इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे तो उसको जरा चिकित्सा कहते हैं। मतलब रसायन चिकित्सा जो है वो मानसिक और आत्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे, चारों का यहाँ पे जिक्र किया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन चारों सिस्टम का या चारों अंगों का हम अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।